हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट को, जहाँ पर हमने चैप्टर 6 को देखेंगे। आज सिक्योरिटी की बात करेंगे। हमने चैप्टर 5 के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं बाकी चैप्टर्स को। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना सिक्योरिटी का चैप्टर। आपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सुना होगा नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, जहाँ पर आप गवर्नमेंट को बोलते हुए सुनते हैं कि नो कमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड ऐसा आपने सुना होगा, एंड नॉट फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। एंड तो आज बात करेंगे उसी सिक्योरिटी के बारे में, और इंडिया के कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी देखेंगे। इंडियाज़ सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में बात करेंगे अपने वीडियो में। तो स्टूडेंट, ये जो क्लास हमारी रहेगी, ये हमारी कंटेंट क्लास है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम एमसीक्यू क्लास को भी और कंटेंट को भी फॉलो अप करते हुए चलेंगे। तो ये हमारी कंटेंट की क्लास है। बाकी आप क्लास देख सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी का जनरल डेफिनेशन को देखेंगे। सो व्हाट इज़ सिक्योरिटी? हमारे लिए सिक्योरिटी क्या है? सो जनरल सेंस में देखें, वेयर इज़ माय पॉइंट, जस्ट वेट स्टूडेंट। जहाँ पे हम देखेंगे सिक्योरिटी के जनरल डेफिनेशन को। बेसिकली सिक्योरिटी हम फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट से जानते हैं, जो एक जनरल डेफिनेशन हुई सिक्योरिटी की। एंड फ्रीडम फ्रॉम डेंजर देखते हैं। सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डेंजर। ह्यूमन एग्जिस्टेंट ऑलवेज फेसेस थ्रेट्स वेदर लिविंग होम और स्टेइंग इंडोर्स। सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या, उन सबको भी हम कह सकते हैं जो हमें, जैसे कि हमें आउटडोर में हमें कोई भी, जैसे हम कोई रोबरी हुई एंड कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई हमें अगर बाहर जाते हुए अगर हमें कोल्ड हो गया डस्ट एंड धूल एंड डस्ट से, तो क्या वो भी एक थ्रेट माना जाएगा? क्या वो भी हमारे लिए थ्रेट है सिक्योरिटी रीजन से? क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ थ्रेट की बात की गई है। क्या इतना ज़्यादा ब्रॉड है सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी को? सो नहीं, यहाँ पर हम सिक्योरिटी को थोड़ा नैरो डाउन करते हैं एंड डेफिनेशन देखते हैं। ये तो हुई हमारी ब्रॉड डेफिनेशन। ये ब्रॉड डेफिनेशन के लिए हम इसे जानते हैं। एंड जो हमारी हम जिसे नैरो डेफिनेशन कहेंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को डिफाइन करती है, वो होती है हमारी सेंट्रल वैल्यूज़, जिसे हम कोर वैल्यूज़ भी कहते हैं। कोर वैल्यूज़ भी कहते हैं सेंट्रल वैल्यूज़ एड्रेस। नॉट ऑल डेंजर्स qualify as security threats. We consider only those dangers that threaten life's central values, broad, serious threats that cause irreparable harm if not addressed. So basically, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट की बात की जाए तो कोर वैल्यू में आते हैं। कोर वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, जिस पे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है। तो कोर वैल्यू, मेन कोर वैल्यूज की बात करें, मेजरली 3 होती है। इसमें हम देखते हैं सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की। एंड थर्ड हम देखते हैं लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को। ये तीनों ही कोर वैल्यूज बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में, एंड इनकी एग्जिस्टेंस ही डिपेंड करती है हमारे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में। सो क्वेश्चन ये रेज होता है कि किसकी कोर वैल्यूज, क्या वो किसी कंट्रीज की या फिर सिटीजन्स की, किसकी कोर वैल्यू का नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिपेंड करती है इसकी एग्जिस्टेंट के लिए? तो क्या किसी गवर्नमेंट की एंड सिटीजन्स की कोर वैल्यू सेम हो सकती है? एंड इसमें हम बात करें गवर्नमेंट की कोर वैल्यू, अगर गवर्नमेंट की कोर वैल्यूज को देखें, सो वो हो सकती हैं बाउंड्री सेफ्टी,
एंड सिटीज़न्स की कोर वैल्यू की बात करें मेनली तो वो हो सकती हैं जॉब, हेल्थ एंड क्लीन एयर एंड देखेंगे क्या इंटेंसिटी ऑफ द थ्रेट होता है कोर वैल्यू का। इसमें देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी को किस इंटेंसिटी ऑफ थ्रेट से कोर वैल्यू का हमें कोलैप्स देखने को मिलता है जो जिसमें हम देखेंगे एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट को जहाँ पर हम बात करेंगे एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स। ये ऐसे थ्रेट्स होते हैं जिनसे जो इतने ज़्यादा इंटेंसिटी के होते हैं कि जिससे कोर वैल्यूज़ को दोबारा ठीक ना किया जा सके। सो ये होते हैं, उनको हम मानते हैं कोर वैल्यूज़ का इंटेंसिटी ऑफ द थ्रेट। आगे देखते हैं कि बात करें सिक्योरिटी की, सो हम देखेंगे सिक्योरिटी एक स्लिपरी कॉन्सेप्ट है। स्लिपरी कॉन्सेप्ट है जो टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा है। सो सिक्योरिटी इज़ अ स्लिपरी कॉन्सेप्ट एंड सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी का ऑल फिनोमेना देखें तो वहाँ पे किसी भी राइवल कंट्री का सेफली फ्रॉम राइवल कंट्रीज़ आर्मी ओनली रहती थी, जहाँ पर आर्मी ओनली रहती थी। सिक्योरिटी का मेन फिनोमेना एंड सिक्योरिटी आज के टाइम में स्लिपरी कॉन्सेप्ट इसलिए बन जाती है क्योंकि उसके डायमेंशन चेंज हो गए हैं एंड आज सिक्योरिटी में एग्जिस्ट करती है साइबर सिक्योरिटी एंड पेंडेमिक सेक्टर। ये सब देखेंगे सिक्योरिटी के चेंजेस देखने को मिलता है हमें फ्रॉम पास्ट टू कंटेम्प्रेरी। के बाद देखेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी को जो सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। अ, जैसे कि रिच कंट्री के लिए कोई थ्रेड हो सकता है आउटसाइड से एंड पुअर कंट्री के लिए वहाँ की उसी की अपनी कंट्री से थ्रेड हो सकता है अंदर ही अंदर, जहाँ पर फूड सिक्योरिटी उनका मेन कंसर्न हो सकता है, उनका मेन थ्रेड हो सकता है एंड रिच कंट्री के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम देखेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी को जहाँ पर हम देखेंगे टू साइड्स ऑफ थ्रेड्स। टू टाइप्स बात करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी की जहाँ पर हम टू पर्सपेक्टिव को देखते हैं मेनली। एक देखते हैं हम रिच, जहाँ पर देखेंगे एक रिच कंट्री के लिए क्या थ्रेट हो सकता है एंड पुअर कंट्री के लिए क्या हो सकता है। बेसिकली रिच कंट्री को वहाँ के एक्सटर्नल या आउटसाइड से थ्रेट मिल सकता है, बल्कि पुअर कंट्री को वहाँ के फूड सिक्योरिटी से थ्रेट हो सकता है। पुअर कंट्री के लिए वो थ्रेट हो सकता है एंड किसी कंट्री के आइलैंड कंट्री को सी लेवल राइज से थ्रेट हो सकता है, वहीं पर लैंड लॉक कंट्री को नो सी इम्पैक्ट से हो सकता है। तो हम देखते हैं, आगे देखते हैं अपनी सिक्योरिटी के डायमेंशन को, जहाँ हम सिक्योरिटी के 2 डायमेंशंस को देखते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन इज़ नॉन ट्रेडिशनल। यहाँ पर देखेंगे ट्रेडिशनल को एंड नॉन ट्रेडिशनल को, जहाँ पर ट्रेडिशनल के हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड सेकंड वन इज़ इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी बात करेंगे ट्रेडिशनल नोशन की बात करेंगे एक्सटर्नल में। ट्रेडिशनल नेशनल सिक्योरिटी जो बात करती है थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड बॉर्डर्स, प्राइमरली मिलिटरी डेंजर्स फ्रॉम अदर नेशंस, फोकसेस ऑन डिफेंडिंग अगेंस्ट आर्म्स अटैक एंड मेंटेनिंग पावर बैलेंस। ट्रेडिशनल नेशनल सिक्योरिटी में एक्सटर्नल की बात करें जो हमको मिलिट्री थ्रेट्स देखने को मिलते हैं, दोज अटैक्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। यहाँ पर एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो मेन वहाँ पर मिलिट्री थ्रेट्स रहते हैं, जो सोल्जर्स के साथ हमारे कोर वैल्यूज़ को भी हार्म करते हैं एंड डेंजर में डालते हैं, जैसे कि सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। एंड कभी-कभी देखा जाए तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री थ्रेट्स टारगेट करते हैं टारगेट करते हैं सिविलियंस को
सिविलियंस को भी टारगेट किया जाता है। बट व्हाई? ये इसीलिए वहाँ के सिविलियंस को टारगेट किया जाता है कि वो अपने गवर्नमेंट का फेलियर शो करें एंड सिविलियंस को ना प्रोटेक्ट करने पर वहाँ के गवर्नमेंट की कंट्री की पावर को शो करें। इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, जहाँ पर मिलिट्री थ्रेट्स के बारे में देखते हैं। सोर्सेस ऑफ थ्रेट क्या होता है वहाँ मिलिट्री थ्रेट्स में? अनदर कंट्री होती है जो डेंजर में पोजेस द डेंजर थ्रू मिलिट्री एग्रेशन एंड इम्पैक्ट देखते हैं तो मिलिट्री अटैक्स किल नॉट ओनली सोल्जर्स बट ऑल्सो ऑर्डिनरी सिटीजन, जैसे कि हमने बात की ऊपर। एंड इसके बाद देखते हैं ब्रेकिंग मोरल्स, अटैकिंग एम्स टू ब्रेक द गवर्नमेंट स्पिरिट एंड रिजॉल्व, जहाँ पर हमने देखा कि गवर्नमेंट अगर सिविलियंस को ना प्रोटेक्ट करे तो सिविलियंस वहाँ पर अपना ट्रस्ट खोने लगती है अपनी गवर्नमेंट से, अपनी कंट्री से। सो आगे बात करेंगे। थ्री थ्री ऑप्शन रिवार्ड है, थ्री रिस्पॉन्सेज टू थ्रेट, थ्री रिस्पॉन्सेज एंड ऑप्शन टू थ्रेट एंड इन वॉर टाइम्स। फर्स्ट देखेंगे सरेंडर को। मेनली देखा जाए तो कोई भी कंट्री सरेंडर नहीं करती है, सरेंडर नहीं शो करती है, कंप्लीट कैपिचुलेशन टू द अपोजिट साइड। दूसरा देखेंगे हम कंसीड विदाउट फाइटिंग, इसको हम डेटरेंस भी डेटरेंस की तरह भी ले सकते हैं, जहाँ पर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपने न्यूक्लियर वेपन्स एंड ट्रेड की धमकी देके एंड उसके यूज कॉन्सिक्वेंसेस की साइड शो करके वहाँ पर एक डिटरेंस को डिटरेंस ऑप्शन का यूज़ कर सकती है, जो होता है कंसीड विदाउट फाइटिंग एक्सेप्ट द अदर साइड डिमांड्स विदाउट आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर हम कहें तो नतीजों के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया जाता है ओपोनेंट को कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर ट्रेड का ग्रोथ मेंटेन करना है, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना करना है एंड इकोनॉमी को कोलैप्स नहीं करना है, तो अपने आप वहाँ से पीछे हट जाए दूसरी कंट्री अपोनेंट। सो इट इज़ अ डेटरेंस, ये पूछा जा सकता है हमसे। एंड थर्ड वन इज डिफेंस, ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, फाइट टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ एंड डिफीट द एग्रेसिव। जैसे कि हम बात करें डिटरेंस जो होता है, डिटरेंस शो करता है, डिटरेंस यूज़ किया जाता है बिफोर वॉर एंड डिफेंस यूज़ किया जाता है आफ्टर वॉर। सो ये हम याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पावर की। कहीं न कहीं थ्रेट हमें हर जगह देखने को मिलता है। अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में लें, अगर हम जब चलना सीख रहे होते हैं, तो चलने सीखने के साथ एक जो बच्चा होता है, कहीं न कहीं उसको ये होता है कि उसकी चोट लग सकती है एंड कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट वो अपनी ग्रोथ को नहीं रोकता है एंड बैलेंस वे में चीज़ें करने शुरू करता है। इसीलिए थ्रेट हमेशा बना ही रहता है। तो इसके लिए हमें बैलेंस ऑफ पावर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे एंड दूसरी कंट्री का तीसरी कंट्री पे एक एक तरह से हम देखें तो कंट्री को इस पर्सपेक्टिव से देखती है कि कौन कितना ज़्यादा अपग्रेडेड है। चाहे बात करें हम वेपन्स की एंड बात करें टेक्नोलॉजी की एंड थर्ड बात करें आर्मी की। इन तीनों पर्सपेक्टिव से कोई भी कंट्री इवैल्यूएट करती है अपनी अनदर कंट्री के साथ, अपनी नेबर कंट्री के साथ, अपनी अपोनेंट कंट्री के साथ। सो ये तीनों फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के इन पर्सपेक्टिव एंड फैक्टर्स को देख के खुद को अपग्रेड भी करती है। इसको देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर को। एवरी गवर्नमेंट रिमेन्स सेंसिटिव अबाउट पावर बैलेंस विद अदर नेशंस, कंट्री नियर borders with conflict or past war receives special attention for establish favorable power balance. This effort mostly involves strengthening military power, but economic and technology strength are also crucial since they form the basis of military capability. जहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर में हमें अलायंस ऑफ पावर भी देखने को मिलती है। अलायंस ऑफ पावर भी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। अलायंस ऑफ पावर मेनली शो करती है, हाईलाइट करती है कि अगर कोई भी कंट्री अगर इन कंट्रीज़ का इन कंट्रीज़ पे कोई भी अपोनेंट कंट्री या अटैक करती है, तो ये थ्री ऑफ इट कलेक्टिवली यहाँ पर स्टेप उठाते हैं इस कंट्री को हेल्प देने के लिए, अपनी अपोनेंट कंट्री से सेव करने के लिए।
यहाँ पर तीनों कलेक्टिवली डिसीज़न लेते हैं। ये अलायंस होती है, हम अलायंस ऑफ पावर के रूप में देखते हैं, जो एक कलेक्टिव जो एक कलेक्टिव पावर को शो करती है, कलेक्टिवली पावर को फॉर्म करती है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है यूएस ने सपोर्ट किया था अफ़गानी मिलिटेंट्स को यूएसएसआर के खिलाफ, जहाँ पर इसको बाद में हमें 2001 में देखने को मिलता है, वहाँ पर अटैक जो बाद में अल-कायदा के रूप ले चुका था, वहाँ पर यूएस ने फिर वहाँ पर फुल फ्लेजेड वॉर का हमें देखने को मिलता है वहाँ पे, अल-कायदा के लिए जो टेरर अटैक हुआ था। सो कहीं न कहीं ये कोई फॉरएवर फिनोमेना नहीं होता है अलायंस ऑफ पावर का। इट्स नॉट इट्स नॉट फॉर फॉरएवर एंड अलायंस ऑफ पावर में हम मेजरली बात करें यूनाइटेड नेशंस की, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में जो यूएन स्ट्रेंथ है वो आती है उनके सपोर्टिंग मेंबर से, उनके कोर मेंबर से। कभी-कभी हमें देखने को भी कभी-कभी एंड यूएन में देखने को मिलता है कि यूएन की कोई भी बात, कोई कंट्री एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल भी सकती है। अ, उन पे कोई ऐसा बाउंडेशन या इम्पोज़िशन नहीं किया जाता कि उनको बात माननी पड़ेगी। सो ये होता है अलायंस ऑफ पावर में अलायंस ऑफ पावर के अलावा कंट्रीज़ को मैनेज करनी पड़ती है अपनी सिक्योरिटी अपने आप। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हमने देखा मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिटरेंस स्ट्रैटेजी एंड बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल सिक्योरिटी मेजर की जाती है। Strengthen military power को and build maintain strong armed force को, prepare for war and maintain readiness to respond to threats, establish power balance के लिए, maintain equilibrium and potential adversaries and form alliance करती है, adopt coalition policy for mutual defense ये हमने देखा। मैंने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मेजर्स हमने देखे। इसके बाद हम ट्रेडिशनल नोशन में बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। अ, हम देखेंगे तो हर बार हमें जो थ्रेट होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। हमें खतरा जो है, हमें थ्रेट जो है हमारे इंटरनल वायलेंस से भी मिल सकता है। इंटरनल वायलेंस से भी हमें थ्रेट देखने को मिलता है, जहाँ पर हम बात करते हैं वायलेंस एंड कम्युनल रिवॉर्ड्स की, जैसे रिलीजियस एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलता है, कॉजिंग कैजुअलिटीज़, सेपरेटिज्म एंड नक्सलिज्म, रीजनल मूवमेंट सीकिंग इंडिपेंडेंस ऑन रेडिकल चेंज। जैसे हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं काफ़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिलते हैं, सच एज़ कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मिज़ोरम, जो डिमांड कर रहे थे सेपरेट नेशंस की। से हम आगे देखेंगे इंडिया में। सो ये रिलेट कर सकते हैं यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट से। वर्ल्ड वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड हम इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं माना जाता रहा है, जहाँ पर यूएसए एंड यूएसएसआर काफ़ी स्टेबल हो गए थे इंटरनल सिक्योरिटी को लेके एंड वेस्टर्न यूरोप में भी काफ़ी मेजर सेपरेटिस्ट मूवमेंट एंड लार्ज स्केल इंटरनल वायलेंस को नहीं देखा गया था। लास्ट देखा था हमने यूरोप में चेचन्या एंड तजाकिस्तान के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को एंड अब पावरफुल जो कंट्रीज़ थी वो इंटरनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा बात नहीं करती थी एंड ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी। वहीं पर पावरफुल कंट्रीज़ का जो मेन फोकस शिफ्ट हो रहा था, वो हो रहा था एक्सटर्नल थ्रेट्स पे। हम कोल्ड वॉर पे देखते हैं यूएस एंड यूएसएसआर में, वहाँ पर मिलिट्री अटैक्स पे बेसिकली ध्यान दिया गया था एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एंड इंटरनल सिक्योरिटी की बात कम ही हो रही थी वहाँ पे। यहाँ पर देखेंगे इंटरनल यहाँ से देखेंगे सेपरेटिज्म एंड नेक्सलिज्म, रीजनल मूवमेंट सीकिंग इंडिपेंडेंस रेडिकल चेंज। यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन को, अनरेस्ट स्टेमिंग फ्रॉम गवर्नेंस इशू। कभी-कभी ये पॉलिटिकल अनरेस्ट से भी यहाँ पर सिविलियंस का भरोसा उठने लगता है एंड वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाते हैं। इंटरनल थ्रेट ऑफन कॉज मोर डैमेज एंड कैजुअलिटी देन एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट्स। तो हम देखेंगे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे तो 95% थ्रेट जो हमें देखने को मिलता है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से, इंटरनली थ्रेट से देखने को मिलता है। एंड बात करें 1946 से 1991 की, तो यहाँ पर हमें 12 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिला है सिविल वॉर्स में। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी। बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी का पावरफुल कंट्रीज इतना फोकस नहीं रखते हैं, बल्कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि एशिया एंड अफ्रीका, इनके लिए काफ़ी मेजर कंसर्न बन जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। जहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट एंड ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो सेपरेट कंट्री के बेस्ड ऑन रिलीजन, एथनिसिटी एंड लैंग्वेज पे बेस है, जो न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री है उनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है न्यूअर कंट्रीज से, बट जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा परेशान करता है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए, सच एज एशिया एंड अफ्रीका।
सो ये देखेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस के बाद, इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए। एंड एक मेजर पॉइंट ये भी ऐड करना ज़रूरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी में कभी-कभी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल जो थ्रेट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं उनको फंड करने में, उनको ट्रेनिंग देने में, जो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल हो जाता है वहाँ के कंट्री के लिए इंटरनल थ्रेट में। जैसे कि हम देखेंगे इंडिया में जो कश्मीर है, वहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट को वहाँ पर फंडिंग दी जाती है एंड ट्रेनिंग दी जाती है टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को वहाँ पर एग्रेवेट करने के लिए। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़ को। जहाँ पर हमने देखा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री थ्रेट्स की बात पे मेन फोकस रहता है। वहीं पे इसी थ्रेट के लिए हमें कोऑपरेशन की भी काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। तो एंड बात की जाती है, बात करें कोऑपरेशन की, कोऑपरेशन इंक्लूडेड, कोऑपरेशन बात करता है कि शुड बी देयर शुड बी अ लिमिट, अ, किसी वॉर की भी एक लिमिट होनी चाहिए एंड वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके पास, सच एज़ सेल्फ डिफेंस, एंड सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर वो प्रिवेंट करता हो जेनोसाइड्स को। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, सेल्फ डिफेंस एंड प्रिवेंट जेनोसाइड्स। तो ये जो रीज़न है, वैलिड रीज़न होनी चाहिए किसी भी कंट्री के पास, एंड जिसमें बात की गई है सिविलियंस को टारगेट ना किया जाए। अगर आर्म सोल्जर्स हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनको भी उनका भी ज़्यादा वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, एंड एक्सेसिव वायलेंस को भी अवॉइड किया जाए, एंड वॉर एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। अदरवाइज़ वहाँ पर कोऑपरेशन अगर है, कोऑपरेशन की कहीं भी गुंजाइश है तो आपको वही उसके साथ ही जाना है। अदरवाइज़ आप वॉर को एक ऑप्शन नहीं बना सकते हैं अपने अपने सेल्फ रीज़न के लिए। ये देखते हैं टूल्स ऑफ कोऑपरेशन की बात करें, में हम देखेंगे डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़ को। टूल्स ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हैं, टूल्स ऑफ कोऑपरेशन, इसमें हम बात करते हैं डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़ की। डिसआर्मामेंट पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डिसआर्मामेंट, एंड इट इज़ द एक्ट ऑफ इट इज़ द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, लिमिटिंग और एबॉलिशिंग वेपन्स, एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग, लिमिटिंग और एबॉलिशिंग वेपन्स। सो हम देखेंगे यहाँ पे 1972 1972 बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, BWC को, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे एग्जाम के लिए। 1972 BWC 1972 बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, इसको सब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, so इसको सब याद रखेंगे। 1972 ट्रीटी बैनिंग बायोलॉजिकल वेपन्स, ओवर 155 कंट्रीज हैव साइन, ऑल मेजर पावर इंक्लूडेड। इसके बाद हुई थी CWC, जो हुई थी 1992 में। CWC एंड BWC दोनों इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर बायोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ केमिकल की बात हो रही थी। 1992 treaty banning chemical weapons, 181 countries have signed, all major power included. These treaties prohibited manufacturing and processing specific weapons types. Major power like the US and Soviet Union preferred arms control over complete disarmament for nuclear weapons. Second tool देखेंगे, this one is our first tool, disarmament, and second tool we have second tool को देखेंगे, which is arms control, जो कंट्रोल करता है, control the quantity and usage of weapons, controlling quantity and usage of weapons, डिलिमिट करता है ये भी। इसमें हम देखेंगे आर्म्स कंट्रोल में हमारी मेजर ट्रीटीज़ को,
फर्स्ट वन वी हैव 1972 एंटी बैलिस्टिक, ये हमसे पूछी जाती है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी व्हिच इज़ साइन्ड बिटवीन ट्रीटी व्हिच इज़ द साइन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, यूएस एंड यूएसएसआर। इसके साथ ही हम देखते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ ही हम एक एक्स्ट्रा बात करते हैं सोल्ट 1 की, सोल्ट 2 एंड 1, सोल्ट 1 एंड 2 which is strategic arms limitation talks and start one thing strategic arms reduction treaty। आगे देखेंगे। इसके साथ हम यहाँ पर मेंशन करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारी 1968 न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में, इसको याद रखेंगे, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट स्टूडेंट एज वेल। एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी define as the prevention of an increase or spreads of something, especially the number of country possession nuclear weapons। यहाँ पर ये न्यूक्लियर प्रसार के बारे में हमें रोकता है इंक्रीज करने से इनके स्प्रेड में। सो ये बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन है। बट ये बात करता है 1976 से। वेयर इज माई पेन पॉइंट। हाँ, सो ये बात करता है एनपीटी की बात करें, इसको डिनोट करते हैं एज अ एनपीटी ट्रीटी। एनपीटी 1968 इसकी बात करें, ये अलाउड करती है 1967 से पहले जितनी कंट्रीज़ हैं उनको न्यूक्लियर वेपन्स के को स्प्रेड करने से। एंड जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो इंक्लूड है, जो 1968 69 में जो इंडिपेंडेंस लिए बेसिकली, उनके लिए ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा अनजस्टिस शो करती है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इजराइल इस ट्रीटी को साइन नहीं करते हैं। ये फैक्ट हमें याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो एनपीटी पे साइन कौन नहीं करता है? वो इंडिया नहीं करता है, पाकिस्तान भी नहीं करता है, इजराइल भी नहीं करता है एनपीटी 1968। ये देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। नॉन ट्रेडिशनल नोशंस की बात करें, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को समझेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू नॉट रिलेटेड टू जस्ट मिलिट्री थ्रेट। मिलिट्री थ्रेट के अलावा भी ऐसे थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए। एंड ये किसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं? यहाँ पर रेफरेंट की बात की जाए, जहाँ पर रेफरेंट को लेके चलते हैं। मिलिट्री थ्रेट के अलावा नेशनल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के रेफरेंट की बात करें कि ये किसके लिए, किसको रेफर करती है? सो स्टेट्स के लिए, स्टेट के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो जाती है ये। एंड बात की जाए इंडिविजुअल, कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए, उसकी बात करती है नॉन ट्रेडिशनल, जहाँ पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी, इसका रेफरेंट जो हमें मिलता है वो मिलता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ट्रेडिशनल रेफरेंट करती है स्टेट के लिए, एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रेफरेंट करती है इंडिविजुअल के लिए, कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मेजोरिटी के लिए। सो आगे देखेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बात करेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी की, जहाँ पर हम देखते हैं अगर स्टेट सिक्योर होगा तो क्या सिक्योर सिटीजन भी वहाँ देखने को मिलेंगे? नो, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। ये एक यूटोपियन फ्रेज है। हर बार सिक्योर स्टेट डिफाइन नहीं करते सिक्योर सिटीजन्स को। वाई? बट वाई? आप ये क्वेश्चन आपके इनहिबिशन में क्लिक कर सकता है कि वाई सिक्योर स्टेट में सिक्योर सिटीजन्स क्यों नहीं होंगे? सिक्योर सिटीजन सिक्योर स्टेट में क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? उसका रीज़न है कभी-कभी हमें
अपनी ओन गवर्नमेंट से ज़्यादा थ्रेट होता है, सिटीज़न को ज़्यादा थ्रेट होता है किसी फॉरेन गवर्नमेंट से। पिछले 100 ईयर्स की बात करें तो कहीं न कहीं जो अपनी ओन गवर्नमेंट है, वो कहीं न कहीं सिटीज़न्स को रेडिकलाइज़ करती हुई आई है एंड काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिलता है अपनी ही ओन गवर्नमेंट से। ये तो देखा हमने। ह्यूमन सिक्योरिटी के 2 कांसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। Human security includes human security includes two type of concepts. First one is narrow concept. Second one is broader concept. And in narrow concept includes and majorly focus on violent threats. And broad concepts define hunger, diseases, natural disasters, जहाँ पर हमारे कॉफ़ी अन्नान जो फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं यूएन के, वो नैरो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं एंड नैरो कॉन्सेप्ट को हाईलाइट भी करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। कॉफ़ी अन्नान एडवोकेट नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ये देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड नैरो कॉन्सेप्ट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी की पॉलिसी को भी देख लेते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन्स, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन फ्रॉम ऑल 3 थ्रेट्स। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी पे। तो जो ह्यूमन सिक्योरिटी के अलावा ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें आफ्टर 1990s सम थ्रेट्स अफेक्ट अस ऑल एंड कांट बी सॉल्व डन। कह सकते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में कि ग्लोबल सिक्योरिटी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा कंसर्न है जो किसी इंडिविजुअल अननोन से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की नीड हमें हमेशा बनी रहती है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, सो जहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें वहीं ग्लोबल सिक्योरिटी एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की डिमांड करता है रिजॉल्व करने के लिए। एंड कभी-कभी इसमें भी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को ये मिलता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। एक कंट्री बी से मैच नहीं करता है एंड कंट्री बी कंट्री सी से मैच नहीं कर सकती है। सो ये हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें तो इन डिफरेंट इंटरेस्ट के चलते कभी-कभी कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा सफ़र करती हैं। सच एज़ बात करें यहाँ पर स्पेस में तो अगर ग्लोबल वार्मिंग किसी कोस्टल एरिया का सी लेवल राइज़ करती है, सो जो इफ़ेक्ट करेगा, जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा, दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑन मालदीव्स, बांग्लादेश एंड थाईलैंड एज़ वेल। सो ये एक ग्लोबल कंसर्न बन जाता है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं एंड ओपिनियंस, इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। सो ग्लोबल सिक्योरिटी इज़ प्योरली एंड कोरली अटेन्ड बाय इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड जहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट जो है वो मिलिट्री फोर्स से सॉल्व नहीं किए जा सकते एंड मिलिट्री थ्रेट्स नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को सॉल्व नहीं कर सकता है। सच एज़ जैसे कि हम देखेंगे एग्जाम्पल को, तो हम एग्जाम्पल लें तो पॉवर्टी का, हेल्थ एपिडेमिक्स का, माइग्रेशन का, रिफ्यूजी का, ये मिलिट्री फोर्स नहीं सॉल्व कर सकती है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। यहाँ पर इसके लिए हमें नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स की कोऑपरेशन की ज़रूरत है एंड हमारा जो हमारा सोल्यूशन है, जो मेन हमारा आइडिया है इस थ्रेट्स के लिए, वो है कोऑपरेशन, which is cooperation that decide collectively before using force. Decide collectively before using force. So ये हमने देखा एंड बात करें कोऑपरेशन की, जो डिसाइड करती है कोऑपरेशन की बात करें जो डिसाइड करती है कलेक्टिवली किसी फोर्स को यूज़ करने के लिए। बट यहाँ पे भी हम एक देखने को मिलता है
जैसे कि हमने देखा वहाँ पे ग्लोबल सिक्योरिटी में इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट, यहाँ पर कोऑपरेशन भी डिफरेंट लेवल पे हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर कंट्रीज़ की कोऑपरेशन अलग हो सकती है, रीजनल अलग हो सकती है, कॉन्टिनेंट पे अलग हो सकती है एंड ग्लोबल की तो हमने बात करी। इसके बाद कोऑपरेशन ऑन डिफरेंट लेवल्स के बाद अगर हम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात करें, सो वो हम गवर्नमेंट प्लस इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं, सच एज़ यूएन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, एनजीओ, लीडिंग इफेक्ट एंड जो बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल, रीजनल, ग्लोबल कोलैबोरेशन को साथ में लेके चलते हैं, जिससे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं मिलिट्री फोर्स कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, डिसीज़, रिफ्यूजीज़, हमने अभी मेंशन नहीं किया जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज़, इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट इज़ मोर इफेक्टिव, फोर्स रिमेन्स एन ऑप्शन ओनली एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट फॉर गवर्नमेंट हार्मिंग देयर ओन पीपल, as we discussed earlier. And let's move to our India's security strategy. So let's talk about our India security strategies. हमारी इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है सिक्योरिटी को लेके एंड थ्रेट्स को लेके. So let's talk about it. India's India's security strategy. जहाँ पे देखिए इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हम मिक्स स्ट्रक्चर को देखने को मिलता है, जो एक्सटर्नल भी रही है एंड इंटरनल भी रही है, दोनों का मिक्सचर रही है. जो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट्स इंक्लूड है, इंक्लूड्स 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स. मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच से बात करें तो 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड करते हैं, जहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट कंपोनेंट को देखते हैं स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटी को. स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटी जैसे कि हम देखते हैं, हमने देखा मल्टीपल वॉर्स विद पाकिस्तान एंड 1962 का इंडो चाइना वार, जिससे हमारी मिलिट्री की कैपेबिलिटी को हम देख सकते हैं. जहाँ पे बात करें पाकिस्तान एंड चाइना की, तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स थे एंड इंडिया भी न्यूक्लियर पावर को अटेन किया था इंडिया ने 1974. इंडिया इज इमर्ज एज अ न्यूक्लियर पावर ऑन 1974 एंड 1998. ये 2 डेट्स हैं जब हमने अपने न्यूक्लियर को टेस्ट किया था एंड जब हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने की नीड हुई थी एंड ये एक सर्वाइवल था इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, एक सर्वाइवल नीड थी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इन वॉर्स के चलते. सो देखेंगे सेकंड देखेंगे. सेकंड वी हैव इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम देखते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू के कोड को, जो बात करते थे एशियन सॉलिडारिटी पे. ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया पीवाईक्यू में. वो एशियन सॉलिडारिटी को सपोर्ट करते थे एंड सपोर्ट करते थे डी डी कॉलोनाइजेशन को एंड बात करते थे डिसआर्मामेंट की. एंड उनका कहना था यूएन ही एक प्लेटफॉर्म है जो इन कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉल्व कर सकता है. जहाँ पर हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की भी इंडिया में देखने को मिलते हैं. नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. हमें आइडियोलॉजी से हट के न्यूट्रल रह के नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को देखने को मिलता है. वहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर्स एंड 1997 ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जो पीवाईक्यूज में हमें सॉल्व किया था. क्योटो प्रोटोकॉल इसको भी फॉलो करता है, साइन करता है इंडिया. एंड यूएन पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया के ट्रूप्स देखने को मिलते हैं हमें. इसके बाद देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं. इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो हमें नागालैंड कहाँ मेंशन किया जाए, कहाँ मेंशन, तो यहाँ देखते हैं कि हम नागालैंड, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड मिज़ोरम, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेपरेटिस्ट एंड मिलिटेंट मूवमेंट देखने को मिलता है, जो अपनी सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे.
एंड ये डिमांड उठती कहाँ से है, इमर्ज कहाँ से होती है, तो इसके पीछे भी रीज़न होता है, जहाँ पर हम फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन को देखते हैं, लैक ऑफ वॉइस को देखते हैं, अंडर डेवलपमेंट को देखते हैं। बेसिकली जहाँ पर इनके इन कंट्रीज़ इन स्टेट्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एंड कि कंसर्न को कंसीडर नहीं किया जाता है। सो ये हमें देखने को मिलता है वहाँ पे। एंड इंडिया इसके रिस्पॉन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल रहा है। मिलिट्री मूवमेंट एंड एक्ट ना शो करके काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स पॉलिटिकल रहा है। एंड डेमोक्रेसी, आफ्टर ऑल इंडिया इंडिया गिव अस डेमोक्रेसी। तो इंडिया ने जो डेमोक्रेसी हमें दी है, वो हमारे फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन, फीलिंग ऑफ कंसर्न एंड पार्टिसिपेट इन सिस्टम, इन सब से काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज करती है हमारी सिक्योरिटी के ऑपरेशन को, जहाँ पर पॉलिटिकल इंक्लूजन हमें देखने को मिलता है। एंड लास्ट वन वी हैव इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी जहाँ पर हमारा पुअर एंड डिप्राइव्ड होना भी इन स्टेबिलिटी को शो करता है। जहाँ पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें, जो हमारा लास्ट लास्ट कंपोनेंट है, तो हमें हमारा पुअर पुअर होना एंड डिप्राइव्ड होना भी इंस्टेबिलिटी को फॉलो करता है एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन, क्राइम और इंस्टेबिलिटी को शो करता है, इमर्ज करता है। जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी में हमारे जो इशू हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर भी हैं, पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर भी हैं एंड कंट्रोलिंग इनइक्वालिटी में। ये हमारे कुछ नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। बट नेशनल सिक्योरिटी की जो 3 हमने कंसर्न देखे, जो हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉवर्टी का रिडक्शन भी करना है, कंट्रोलिंग इनइक्वालिटी अभी तक अचीव नहीं हुए हैं एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। सो अभी तक हम पुअर और अनइक्वल हैं। होप सो फ्यूचर में हम ये अटेन कर पाएँ अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एंड डेमोक्रेसी कहीं न कहीं प्रेशर क्रिएट कर पाए गवर्नमेंट पे उस हद तक एंड नॉट पैसिवली, इट्स एक्टिवली। एंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ-साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रोसेस करे एंड डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ-साथ सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को भी स्ट्रेंथन करे। सो दिस इज़ आवर पॉइंट्स। ठीक है। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन रह गई है, कोई फैक्ट आपको क्रॉस चेक करना हो या फिर आपको मेंशन करना हो क्रॉस चेक करके यहाँ पे, अगर तो वो कमेंट कर सकता है एंड बाकी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फ्रॉम माय साइड, कीप स्टडिंग, कीप कंसिस्टेंट एंड डू वेल इन योर एग्जाम। स्नैप ऑल दिस साइड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। लाइक दिस सेशन as much as you can and share this session, like this session, and most importantly do subscribe this channel, जो मुझे इंटरनली मोटिवेट करे आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिलीवर करने के लिए विद कंटेंट एंड PYQs। आई होप सब अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।